बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है उसे कवर कर रहे हैं और ये क्लास नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 69 है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। और गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ व्याख्या या अतिरिक्त बातें। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुई थी और इसका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका प्रतिनिधित्व कमल और बैल करते हैं। गौतम बुद्ध का वंश शाक्य क्षत्रिय थे और पिता सुद्योधन जो कि कपिलवस्तु गणतंत्र के राजा थे। और गौतम बुद्ध के माँ के नाम महामाया था, वह कोलिया गणराज की राजकुमारी थी। और गौतम बुद्ध के सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी थी। और गौतम बुद्ध अपनी माता को शीघ्र मृत्यु के बाद तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उनके सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने की थी। और महात्मा बुद्ध के पत्नी यशोधरा थी, वह शाक्य वंश की राजकुमारी थी और जिनसे राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। और गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु थे वो थे अलारा कलाम, जो कि प्रथम शिक्षक जो एक शाक्य दार्शनिक भी थे। और भगवान बुद्ध ने उनसे ध्यान की तकनीकी को सीखी। और भगवान बुद्ध का जो द्वितीय गुरु थे उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। बुद्ध को त्याग के लिए राजी करने वाला जो 4 लक्षण था उनमें पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा था एक रोगग्रस्त व्यक्ति, और तीसरा था एक मृत शरीर, और चौथा था एक तपस्वी। यही चारों लक्षण के वजह से बुद्ध ने अपना त्याग किया था, जिसके कारण भगवान बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किया था, यानी त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सत्य की खोज में भटकते हुए तपस्वी बन गए। और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रेट गोइंग फोर्थ के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध के जीवन की इस घटना का प्रतीक अश्व को माना जाता है। कथक क्या था? तो बुद्ध का घोड़ा था और चन्ना बुद्ध का सारथी था। और आखिर में भगवान बुद्ध को निर्वाण यानी भगवान बुद्ध का निर्वाण या ज्ञानोदय कैसे हुआ या ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो वे 7 वर्षों तक भटकते रहे और कई गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सका। और अंत में वह बोध गया में एक बोध वृक्ष के नीचे बैठ गए और फिर घोर तपस्या की, जिससे 35 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और निर्वाण प्राप्त करने के बाद उन्होंने बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति कहा जाता था। और बुद्ध के जीवन की यह घटना बोधि वृक्ष का प्रतीक है। और फिर धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कानून के चक्र का घूमना। तो भगवान बुद्ध ने उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ डियर पार्क में अपने 5 शिष्यों को दिया था। और भगवान बुद्ध के जीवन की यह घटना चक्र द्वारा प्रतीकित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और प्रथम बौद्ध संगीति से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी और ये जिस स्थान पर हुई थी वह था सप्तपर्णी गुफा यानी राजगीर में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था वह महाकश्यप था। और ये किसके संरक्षक में हुई थी? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु के संरक्षक में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और इस संगीति में आनंद के द्वारा सूत पिटक का और उपाली द्वारा विनय पिटक की संकलन की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 71 है 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है जेपी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए है, इसका संबंध 1917 के चंपारण से है। और ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल का भी सत्याग्रह चंपारण से है। और राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी है, इसका भी है। जबकि ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया, इनका संबंध 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। तो राम मनोहर लोहिया जो कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। और 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें यूरोपीय बागान मालिक किसानों के कुल भूमि का 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। और 1917 के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी कुछ प्रमुख नेता, तो राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े हुए थे, अनुग्रह नारायण सिंह जुड़े हुए थे, मजहर उल हक भी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, और महादेव देसाई और जेपी कृपलानी जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में सहायता की थी और इसका विरोध किया था। और चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी मामला का जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इंडिगो प्लांटर्स के मामले की जांच के लिए एक समिति की नियुक्त किया। और समिति के सदस्य के रूप में गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था के तहत होने वाले अत्याचारों के बारे में प्राधिकरण को आश्वस्त किया और इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और बागान मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। गांधी जी ने बागान मालिकों के साथ एक समझौते के रूप में सहमति व्यक्त की कि ली गई धनराशि का केवल 25% ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में किसने स्थापित की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। और सचिंद्रनाथ सान्याल से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, तो यह एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के सह संस्थापक थे और इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, जतीन्द्रनाथ दास और भगत सिंह का प्रतिपालन किया। और 1912 में उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो संस्थापक थे वो थे गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बोनीपुरी और रामनंदन मिश्रा ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 74 है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ये कई बार बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है और सासाराम रोहतास जो कि बिहार के चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है, जिले में प्रशासनिक मुख्यालय भी है। और शेरशाह से जुड़ी कुछ अतिरिक्त बातें, तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत के पुनर्गठन और समेकन का श्रेय दिया जाता है। इतिहास में कई बार आपको केंद्रीय प्रशासन का नाम दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनका प्रमुख क्या है या उनका काम क्या और किससे संबंधित है। तो पहला है दीवान ए वजारत, ये जो था वजीर की अध्यक्षता में राजस्व और वित्त से जुड़ा एक मामला था। दूसरा है दीवान ए अर्ज, क्या था, एक सचिवालय था जो केंद्रीय प्रशासन का लेखा जोखा रखते थे। आगे है दीवान ए ईसा, यह सदरा के नेतृत्व में एक धार्मिक विभाग था। और नेक्स्ट है दीवान ए काजी, ये जो है काजी के नेतृत्व में एक कानून विभाग था।
तो दीवान काजी क्या था? एक कानून विभाग था। और शेरशाह सूरी के द्वारा उन्होंने स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत पेश किया। यानी इसमें होता था क्या कि अपराधियों को खोजने में यदि कोई विफल रहने के लिए मुकदमों को दंडित किया जाता था। और इन्होंने भूमि मापन के आधार पर भूमि राजस्व को पुनर्जीवित किया और भू राजस्व प्रणाली को टोडरमल द्वारा डिजाइन की गई थी और जबीट प्रणाली कहा जाता था। इसे ही जबीट प्रणाली कहा जाता था। और भू राजस्व फसल का जो मूल्य हुआ करता था उनकी सूची में एक राई था, यानी राई के आधार पर ही नगद रुपया लिया जाता था भू राजस्व के रूप में। और एक पट्टा जारी करने और एक काबूलियत यानी समझौता का विलय जारी करके किसानों को भूमि पर अधिकार दिया गया था। और शेरशाह के द्वारा किसानों पर जरीमाना यानी भूमि माप शुल्क और मुइसलाना यानी राजस्व संग्रहालय शुल्क जैसे कर लगाया गया था। और शेरशाह के द्वारा चांदी का सिक्का, उसने 178 ग्राम का चांदी का सिक्का या रुपया चलाया था। और इनके द्वारा बाट और माप पूरे साम्राज्य में मानक बाट और माप निर्धारित किया गया था शेरशाह के द्वारा। और इनके निर्माण का कुछ कार्य है, जैसे कि उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया, यानी शेरशाह ने दिल्ली में पुराना किला बनवाया। और कलकत्ता को पेशावर से जोड़ने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग निकला था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण दिवाली के रात भाग निकला था। और ये बिहार स्पेशल में रिपीटेड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 76 है, 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास, जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और चित्तरंजन दास लोकप्रिय रूप से देशबंधु के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभ्रक के भंडार है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गया जिला में। क्वेश्चन नंबर 78 है, सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना, यानी पटना में सोन और गंगा नदियों का संगम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील, जो कि बेगूसराय के मझोल गांव में स्थित है। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या, तो कांवर झील बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील है। और इसका जो लोकेशन है यह बेगूसराय जिले के मंझौल गांव में स्थित है। और यह बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है। और यह विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है, जो कि सर्दियों के महीनों के दौरान मध्य एशिया के सभी हिस्सों से कांवर झील में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम जिले में कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक है। और हम लोग देखते हैं बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले, यानी इसमें टोटल 13 जिला शामिल है, जिसमें से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय जिला सम्मिलित है। इसलिए बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में
पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज में। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या, तो 2011 जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले का लिंगानुपात 10:21 है, जो पुरुषों से अधिक महिलाओं को दर्शाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।